नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हमने दिल्ली सल्तनत के 3 वंशों के बारे में पढ़ लिया और इन 3 वंशों के पश्चात जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है यानी कि प्रांतीय शक्तियों का उदय होता है उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और उन प्रांतीय शक्तियों में हम बंगाल का अध्ययन कर रहे हैं। मूलतः देखा जाए तो गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, इन तुगलक वंश के पश्चात है जो केंद्रीय सत्ता कमजोर होता है। केंद्रीय सत्ता की बात करें जो दिल्ली में जिसका शासन होता है उसे केंद्रीय सत्ता कहा जाता है भारत में, और उसी दौरान जो केंद्रीय सत्ता के कमजोर और क्षीण होने की स्थिति में जो अन्य प्रांतीय शक्तियां, क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर सामने आती है उसके बारे में हम अध्ययन करें। मूलतः जो बंगाल है, बंगाल का प्रांत जो मैंने विशेषता आपको बता दिया, बंगाल का प्रांत जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है भारत के, और वर्तमान जो बांग्लादेश है और वर्तमान का जो पश्चिम बंगाल है, कई जो क्षेत्र बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के, इसमें आते हैं। यहाँ पे जो शासक हुए हैं इनमें मुस्लिम शासकों के द्वारा ही इस समय के दौरान जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात यहाँ बंगाल में शासन किया जाता है और उनके द्वारा ही जो प्रांतीय राज्य के रूप में बंगाल पे अपना इस अधिकार कर लिया जाता है और ये जो प्रांतीय राज्य बंगाल उनके समय में उभर कर सामने आता है। तो मुख्यतः ये पहले भी केंद्रीय शक्तियों से दूर रहता है और इसी वजह से यहाँ पे जो केंद्रीय शक्ति और बंगाल प्रांत में जो संबंध सही नहीं रहते और हमेशा जो यहाँ के शासकों के द्वारा जो इसकी अधीनता अस्वीकार करने का प्रयास किया जाता है केंद्रीय सत्ता की। तो उसी दौरान हम अध्ययन करें बंगाल में, और बंगाल में जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय बात की जाए तो हाजी इलियास के द्वारा, हाजी इलियास नामक मुस्लिम शासक के द्वारा जो बंगाल में अलग प्रांत की स्थापना की जाती है। बंगाल में जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा विभाजित किए गए क्षेत्र थे उन्हें मिलाकर उसके द्वारा बंगाल प्रांत पे जो एकाधिकार किया जाता है और प्रशासनिक नियंत्रण उसके द्वारा कर लिया जाए। उसके पश्चात मोहम्मद तुगलक से लेकर जो बाबर के समय तक यानी कि जो मुगल भारत में आते 1526 ईस्वी, इस दौरान जो बंगाली का प्रांत, इसकी भूमिका भारतीय इतिहास में क्या रहती है, इसकी संक्षिप्त भूमिका यानी जो संक्षिप्त भूमिका उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे जो प्रांतीय राज्य अगर बात की जाए भारत में दिल्ली सल्तनत के दौरान है या चाहे आप उत्तरोत्तर हर्ष काल है उससे लेकर जो राजपूत काल है, यहाँ पे जो केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है, तो प्रांतीय राज्यों का अस्तित्व देखने को मिलता है। यहाँ पे मूलतः देखा जाए तो इस प्रांतीय राज्यों के इतिहास को सुलझाना बेहद मुश्किल कार्य है और यह इतिहासकारों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। इन प्रांतीय राज्यों में जो संक्षिप्त इतिहास के बारे में अध्ययन करना ही उचित रहता है और इतिहासकारों ने ही जो बीच का रास्ता निकाला है इसमें, और इसकी जो संक्षिप्त जानकारी है, न कि विस्तृत जानकारी, और विस्तृत जो जानकारी भी इन प्रांतीय राज्यों के बारे में हमें सही ढंग से मिल नहीं पाती है। तो इनका भारतीय इतिहास में इनको जो अगर देखा जाए तो स्थान भी संक्षिप्त मिला है प्रांतीय राज्यों को। तो उसके दौरान हम जो बंगाल राज्य को पढ़ रहे हैं, बंगाल राज्य की जो हाजी इलियास के पश्चात जो उत्तरोत्तर उसके पुत्र सिकंदर शाह ने भी शासन किया और फिरोज शाह तुगलक से उनके मध्य उनमें जो संघर्ष होता है, फिर भी वो दिल्ली के शासक है, चाहे तुगलक वंश के शासक हो, शहीद वंश के, लोधी वंश के, उन शासकों के द्वारा जो बंगाल पे नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते और जो प्रांतीय राज्य बंगाल है वह जो दिल्ली राज्य है केंद्रीय राज्य से जो स्वतंत्र रहता है। तो उसी दौरान जो आगे के क्रम में हम पढ़ेंगे जो बारबक शाह के द्वारा शासन किया जाता है, उसके पश्चात है जो हबशी अबिसिनियाई गुलामों के द्वारा, जो दासों के द्वारा जो यहाँ जो बात करें तो सिंहासन पे अधिकार कर लिया जाता है, अपने को जो शासक सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। उनके पश्चात बात की जाए तो यहाँ पे अलाउद्दीन हुसैन शाह हबशी गुलामों के पश्चात है, जो एक हबशी गुलाम बारबक शाह के नाम से सिंहासन बैठता है। उनके पश्चात बात की जाए तो जो आगे के क्रम में हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन हुसैन शाह, जो 1493 ईस्वी से लेकर 1519 ईस्वी तक इनके द्वारा शासन किया जाता है।
तो इनके द्वारा जो शासन किया जाता है, इनके द्वारा ही जो बंगाल में अगर देखी जाए तो नए राजवंश की स्थापना कर दी जाती। हाजी इलियास के पश्चात इस राजवंश के द्वारा जो लंबे समय अवधि के लिए जो शासन किया जाता है, यहाँ तक हमने पढ़ा था कल की क्लास में, और आज अलाउद्दीन हुसैन शाह और उनके पुत्र नुसरत शाह के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका जो बंगाल प्रांत है, बंगाली क्षेत्रीय शक्ति में क्या विशेष योगदान रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण शासक रहते हैं बंगाल में, और जो उसी दौरान समय के दौरान तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा जो नए राजवंश की स्थापना की जाती है, जो जिस राजवंश का समापन है जो शेरशाह सूरी के द्वारा यानी मुगल काल में किया जाता है, तो इनके द्वारा किए गए स्थापित राजवंश के द्वारा 50 वर्षों तक बंगाल में जो अपना नियंत्रण रखा जाता है और शासन किया जाता है। और बंगाल प्रांत में जितने भी मुस्लिम शासक हुए उनमें से सबसे योग्य शासक, श्रेष्ठ और विद्वान अनुभवी शासक ये अलाउद्दीन हुसैन शाह ही रहे। इनके द्वारा हिंदुओं के प्रति, हिंदू प्रजा के प्रति भी जो उदार नीति का व्यवहार किया गया और हिंदू के प्रति सहिष्णुता दर्शाई गई, जो आगे इतिहासकारों ने इसका जिक्र किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसने जो दास थे, अबिसिनियाई दास थे, जिन्होंने सिंहासन पर अधिकार कर रखा था, उनको यहाँ से निष्कासित कर दिया और खदेड़कर भगा दिया। उसके पश्चात अपनी राजधानी, जो पहले राजधानी गौड़ में स्थित गौड़ प्रांत है, जो अगर आपको याद होगा कहीं पढ़ा हो तो संसाक यहाँ का जो शासक रहता है जिसने बोधि वृक्ष को काटा था, ये बंगाल प्रांत में जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है और जो बांग्लादेश क्षेत्र वहीं जो गौड़ प्रांत था, यहाँ पे भी कई शासक हैं। तो यहाँ जो इसकी राजधानी थी गौड़, इनकी राजधानी गौड़ थी और गौड़ से ये इकदला स्थानांतरित कर लेता है। यहाँ अपनी राजधानी ट्रांसफर का कार्य अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा किया जाता है। हिंदुओं के प्रति बेहद ही उदार नीति और सहिष्णुता इसके द्वारा दर्शाई गई। हिंदू धर्म का भी इसके द्वारा सम्मान किया जाता है और योग्य हिंदू व्यक्तियों को भी इसने यथोस्थान जगह दी और अपने दरबार में भी उनको जो कई योग्य पदों पर इसके द्वारा नियुक्त किया गया है। अब इसी व्यवहार के कारण जो हिंदुओं के प्रति जो इतनी उदार नीति थी, दयालुता का भाव के मन में था, तो इसीलिए इसे जगत भूषण की उपाधि वहां की जनता, बंगाल की प्रजा के द्वारा दी जाती है। जगत भूषण किसे कहते हैं? जो कृष्ण का अवतार होता है उसे जगत भूषण कहा जाता है। इस उपाधि से इसे विभूषित किया जाता है अलाउद्दीन हुसैन शाह को। अब बात करते हैं इसी के समय में जो ये काफ़ी जो बात की जाए तो शक्तिशाली और योग्य शासक रहते और इनके द्वारा है जो बंगाल की सीमाओं का भी विस्तार किया जाता है। उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र हो चाहे बिहार का क्षेत्र हो, इन राज्यों पे जो अधिकार करते हुए और इनके द्वारा अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया जाता है। 1494 ईस्वी में एक घटना घटित होती है। इसी समय बात की जाए तो जौनपुर का शासक, जौनपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ का शासक होता है हुसैन शाही। जो हुसैन शाह के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ जो अलाउद्दीन हुसैन शाह से शरण ली जाती है और अलाउद्दीन हुसैन शाह ने सिकंदर लोदी के विरोध में, जो सिकंदर लोदी कौन था? सिकंदर लोदी था जो दिल्ली के तख्त पर बैठा था, दिल्ली के सिंहासन पर लोदी वंश का शासक था। उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया? हुसैन शाह को शरण दे दी, जिसकी वजह से दोनों के मध्य युद्ध होता है और संघर्ष होता है। अलाउद्दीन हुसैन शाह और सिकंदर लोदी, जिनके मध्य अनिर्णायक संघर्ष होता है, जिसमें किसी पक्ष को पूर्ण जो सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन ये यहाँ दिल्ली सल्तनत से या केंद्रीय सत्ता से इनका संघर्ष हो जाता है। विरोध की स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करते हैं अब नुसरत शाह का जो शासनकाल समाप्त होता है 1519 ईस्वी में। उसके पश्चात यह अलाउद्दीन हुसैन शाह का जो शासन समाप्त होता है उसके पश्चात नुसरत शाह शासक बनते हैं। नुसरत शाह कौन होते? नुसरत शाह अलाउद्दीन हुसैन शाह के ही योग्य उत्तराधिकारी पुत्र होते हैं और ये अपने पिता की भांति ही एक योग्य और शक्तिशाली सेना नायक की तरह थे। इनके द्वारा भी जो बंगाल प्रांत पर जो सुशासन किया जाता है, इनके द्वारा पिता की तरह राज्य की सीमाओं का विस्तार किया जाए। तिरहुत नाम के राज्य पर इनके द्वारा अधिकार कर लिया, वहाँ के शासक को पराजित करके और अपने राज्य बंगाल में इसको जो मिला लिया जाता है, तिरहुत राज्य को बंगाल में मिला दिया जाता है इस पर विजय करने के पश्चात। अगर बात करें नुसरत शाह की, तो नुसरत शाह का जो बांग्ला साहित्य और भवन निर्माण में गहरी रुचि, जो बंगाल का साहित्य वाकई में काफ़ी समृद्ध साहित्य रहा है और बंगाल में जो अच्छे साहित्यकार की बात करें तो आप रविंद्रनाथ टैगोर को ले लो, बंकिम चंद्र चटर्जी को ले लो। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारतीय राष्ट्रगान को लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो राष्ट्रीय गीत को लिखा है। इन ऐसे विद्वान और
जो विभूतियाँ हैं वो हमें बंगाल में देखने को मिलती है। बंगाल के साहित्य काफ़ी समृद्ध साहित्य है, तो उस साहित्य में यहाँ नुसरत शाह की काफ़ी रुचि रहती है और बंगाल साहित्य को इनके द्वारा खूब प्रोत्साहन दिया जाता है। और भवन निर्माण में भी इनकी काफ़ी रुचि थी। भवन निर्माण के तहत बात की जाए तो बड़ी सोना मस्जिद जिसे कहा जाता है और कदम रसूल जिसे जामा मस्जिद कहा जाता है, इनका निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। कहाँ करवाया जाता है? गोड़ में करवाया जाता है। और गोड़ की राजधानी को ट्रांसफर इनके पिता के द्वारा, जो अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा गोड़ से इब्दला कर लिया था। तो गोड़ में इनके द्वारा ये दो बड़ी जो काफ़ी महत्वपूर्ण और चर्चित जो मस्जिदें रहती है, बड़ी सोना मस्जिद है और जो कदम रसूल की मस्जिद है, इसका निर्माण है जो नुसरत शाह के द्वारा करवाया जाता है। और इन्हीं के समय जो बंगाल साहित्य में भी एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि देखने को मिलती है, काशीराम नाम के व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, महाभारत का बांग्ला भाषा में प्रथम अनुवाद कर दिया जाता है। और नुसरत शाह और बाबर के मध्य भी संघर्ष होता है। यहाँ पे बात की जाए तो बाबर और नुसरत शाह के मध्य संघर्ष होता है, जिसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध? बाबर और नुसरत शाह के मध्य घाघरा का युद्ध होता है, जिसमें यहाँ नुसरत शाह पराजित होते हैं और बाबर सफल रहता है। बाबर यहाँ विजित रहता है। ये एक मूलतः कोई छोटी सी झड़प ही रहती है और यहाँ इसी समय के दौरान जो बाबर का कोई उद्देश्य नहीं रहता बंगाल पर अधिकार करने का। वी.एस. इस्मत नाम के एक इतिहासकार हुए, इनके द्वारा कहा गया नुसरत शाह का जो 14 वर्ष का शासनकाल रहता है बहुत ही शांतिपूर्ण शासनकाल रहता है। इसके शासनकाल में अगर बात की जाए तो किसी तरह का विद्रोह और उपद्रव देखने को नहीं मिलता है और इसकी प्रजा इससे काफ़ी खुश रहती है, चाहे हिंदू मुस्लिम जो दोनों प्रजाएं होती है, जो इससे काफ़ी बेहद खुश देखने को मिलती है। तो इसके शासन की सराहना की गई है वी.एस. इस्मत के द्वारा की गई है। इसके पश्चात गयासुद्दीन मसूद शाह, ये जो बंगाल में अंतिम शासक होते हैं, जो इनके पश्चात से बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत जो केंद्रीय सत्ता है उसके अधीन बंगाल का राज्य पुनः चला जाता है, जो तुगलक वंश से लेकर जो मोहम्मद तुगलक बिन के पश्चात। और यहाँ तक बात की जाए शेरशाह सूरी के शासनकाल तक जो केंद्रीय सत्ता दिल्ली से वंचित हो जाता है, तो उसकी अधीनता अस्वीकार कर दी जाती है बंगाल प्रांत के द्वारा और पुनः वो अधीनता में चला जाता है। कहाँ? कौन से शासक के दौरान? गयासुद्दीन मसूद शाह के द्वारा। इनके द्वारा 6 साल का शासन किया जाता है। 1532 से लेकर 38 ईस्वी में ये नुसरत शाह की मृत्यु के पश्चात है जो सुल्तान बनते हैं। इनके समय में बात की जाए तो 1538 ईस्वी में जो शेरशाह सूरी होता है, जो हुमायूं के पश्चात बात की जाए तो 10 वर्ष के लिए जो शासन इनके द्वारा किया जाता है। अफगान शासक होते हैं। अफगान शासक शेरशाह सूरी के द्वारा जो बंगाल राज्य पे आक्रमण कर बंगाल राज्य पर अधिकार कर लिया जाता है और हुसैन शाह को जो यहाँ के सिंहासन से उतार दिया जाता है और दिल्ली के अधीन बंगाल प्रांत को पुनः कर लिया जाता है। तो विल्जल हेग ने जो इतिहासकार है, इनके द्वारा एक बात कही गई है, जो विद्वान है, कि बंगाल के मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक सहिष्णुता का व्यवहार किया था। बंगाल में जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं उन्होंने अपनी हिंदू प्रजा के साथ जो सामान्य जो उदार नीति का व्यवहार किया, सहिष्णुता का व्यवहार उनके द्वारा किया जाता है। ये बंगाल के मुस्लिम शासकों की सफलता का मूल राज देखने को मिलता है। यानी किसी तरह का धार्मिक उन्माद और किसी तरह की धार्मिक कट्टरता बंगाल के शासकों में देखने को नहीं मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बंगाल के पूर्ण शासकों के बारे में पढ़ लिया। बंगाल के शासक जितने भी मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर जो बात की जाए शेरशाह सूरी तक, इनके संक्षिप्त इतिहास के बारे में हमने जाना है। और जो बंगाल के शासकों की बात की जाए तो उसमें संपूर्ण शासक हाजी इलियास के द्वारा बात की जाए तो बंगाल राज्य की स्थापना की गई थी उस समय के दौरान, मोहम्मद बिन तुगलक के समय के दौरान। और अंतिम शासक जो गयासुद्दीन मसूद शाह होते हैं, उनके समय में जो पुनः बंगाल के राज्य को दिल्ली के अधीन कर लिया जाता है। तो आगे की क्लास में हम जो अन्य जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनके विकास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अन्य राज्य हैं जो भारत में जो दिल्ली की अधीनता से स्वतंत्र हो जाते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप का प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से आप अपनी बात पहुँचा सकते हो। किसी तरह के सुझाव अध्ययन अध्यापन से संबंधित हो आप वो भी भेज सकते हो।
और बात की जाए कोई इतिहास विषय से संबंधित अन्य कोई जिज्ञासा उत्सुकता हो तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो और पूछ सकते हो, हमसे साझा कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।